जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल रुद्र मिशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन और आज मैं बात करने जा रहा हूँ तुर्की की एयर टू एयर मिसाइल प्रोग्राम की, क्योंकि इस हफ्ते तुर्की ने अपने F-16 यूज़ करके 2 मिसाइल्स फायर करके दिखाई हैं, जिससे वो एक एलीट क्लब में आ गए हैं। जी हाँ, तुर्की उन देशों में अब आ गया है जो अपनी खुद की एयर टू एयर मिसाइल्स बना सकता है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तुर्की ये क्यों कर रहा है और इससे आगे जाके कौन से देशों को तुर्की ये वेपन्स बेच सकता है, ये मिसाइल्स बेच सकता है, आज मैं इसी पे चर्चा करूँगा। तुर्की की एयरफोर्स ने अमेरिका के दिए हुए F-16 को यूज़ किया है एज ए टेस्ट प्लेटफॉर्म, यानी कि उस एयरक्राफ्ट से उन्होंने हथियारों की टेस्टिंग की है। और जो टेस्टिंग की है ना, वो 2 एयर टू एयर मिसाइल्स की है। पहली का नाम है बोज़दोहान और दूसरी का नाम है गोकदोहान। तो चलिए आज मैं आपको इन दोनों मिसाइल्स के बारे में बताता हूँ। देखिए, तुर्की को ना कहीं जाके लगा कि उनको अपनी एयरफोर्स और एयर पावर बढ़ानी पड़ेगी, और ये तुर्की के ये उनकी जो थॉट प्रोसेस है, जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी की थिंकिंग है, उसमें हमेशा एयरफोर्स को काफ़ी उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, वायुसेना को बहुत इम्पोर्टेंस दी है। तो 2013 में तुर्की ने एक नेशनल लेवल का एयर टू एयर मिसाइल प्रोग्राम निकाला, उसका नाम रखा गोक्तू। और गोक्तू प्रोग्राम इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि अभी तक तुर्की सिर्फ अमेरिका से हथियार खरीद रहा था। उनके पास जो F-16 थे और जो F-4 थे, उसमें जो मिसाइल्स लग रही थी शॉर्ट रेंज के लिए AIM-9X साइड वाइंडर लग रही थी, और लॉन्ग रेंज के लिए AIM-120 AMRAAM लग रही थी। ये AMRAAM और ये साइड वाइंडर क्या हैं, कैसी मिसाइल्स हैं, ये भी मैं थोड़ा आगे जाके बताता हूँ। लेकिन अभी तक ऐसा चल रहा था कि तुर्की अपने एयर डिफेंस के हथियार, अपनी एयर टू एयर वेपन्स अमेरिका से ले रहा था। लेकिन 2013 में उनको लगा कि यार, हम हमेशा अमेरिका से हथियार नहीं ले सकते, कहीं ना कहीं जाके हमें अपने भी हथियार बनाने पड़ेंगे। और इसीलिए गोक्तू प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, और इसको संभालने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, वो एक तुर्किश कंपनी को दी। उसका नाम है तुबिताक साज। तो 2013 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। 5 साल लगे, तुर्की ने अपने उसमें पैसे डाले, उसमें अपनी रिसर्च की, उसमें डेवलपमेंट किया, जिसको R&D बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और 5 साल में उनका पहला मिसाइल का प्रोटोटाइप तैयार था, और ये थी बोज़दोहान मिसाइल। ये है एक शॉर्ट रेंज मिसाइल। 2018 में ये तैयार थी। इसको 2021 तक इसकी ग्राउंड ट्रायल्स की, इसकी फिटमेंट ट्रायल्स की। एयरक्राफ्ट में लगती है तो एयरक्राफ्ट पे कैसा प्रेशर पड़ेगा, उसकी मेटिंग की कि अब ये अमेरिकी जहाज़ है, इसको तो आदत है अमेरिका की वेपन्स फायर करने की, कोई और वेपन लगा दो तो वो अमेरिकी जहाज़ की सिस्टम, उसकी कंप्यूटिंग, उसकी जो कोडिंग है, उसमें बैठाने में तुर्की को 3 साल लग गए। तो 2018 में उनकी मिसाइल रेडी थी। 2021 में जाके ही वो उसकी एयर टू एयर लाइव फायरिंग कर पाए। और तुर्की ने उस पर इतनी मेहनत की कि जो फर्स्ट टेस्ट था बोज़दोहान का, वो एकदम सक्सेसफुल निकला। उसकी फर्स्ट मिसाइल की जो लॉन्च थी, फर्स्ट लॉन्च ही 100% हिट उसने डिलीवर करके दिखाया। तो तुर्की को कॉन्फिडेंस आया। उन्होंने सोचा, बोज़दोहान छोटी मिसाइल है तो ज़्यादा दूर जा नहीं पाएगी, तो क्या हम एक बड़ी मिसाइल बना सकते हैं। उन्होंने उस पर पैसे डाले और एक बड़ी मिसाइल बनाई, उसका नाम रखा गोकदोहान। और गोकदोहान की जो टेस्टिंग थी, उसको 2021 से 2024 तक लग गए पूरी तरह रेडी होने में। तो अभी 2025 में ऐसा हुआ है कि तुर्की ने दोनों मिसाइल साथ में टेस्ट लॉन्च करके दिखाई और सक्सेसफुल हिट्स अचीव किए। यानी कि जो बोज़दोहान और जो गोकदोहान थी, वो दोनों एक ही टाइम पे एक ही जहाज़ ने फायर करके दिखाई। तो आप लोग सोच रहे होगे, यार ये बड़े विचित्र से नाम है, ये गोक्तू मिसाइल प्रोग्राम क्या है, ये बोज़दोहान क्या है, ये गोकदोहान क्या है। तो इसके पीछे भी थोड़ी मीनिंग है, ये ऐसे ही नाम नहीं रखे गए हैं। अगर गोक्तू की बात करें तो उसका तुर्किश भाषा में ट्रांसलेशन है स्काई बैनर,
और अगर हम बोसदोहान की बात करें तो वो है मर्लिन। मर्लिन जो एक चिड़िया होती है, एक फैल्कन्स जो चिड़िया होती है उसकी एक छोटी वर्जन होती है मर्लिन। लेकिन जो जो गोकदोहान है वो, उसका मतलब तुर्किश भाषा में है पेरेग्रिन। पेरेग्रिन क्या है? वो है पूरी दुनिया की सबसे तेज़ उड़ने वाली चिड़िया। पेरेग्रिन एक ऐसी चिड़िया, एक फैल्कन टाइप की है कि वो काफ़ी ऊंची जाती है और फिर ऐसे डाइव मारती है, और जब वो डाइव मारती है ना तो उसकी स्पीड 390 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। और वो, अगर आप गूगल या यूट्यूब करके देखें पेरेग्रिन किल्स, कि वो किल कैसे करती है, वो इतनी तेज़ उड़ के आती है ना, वो बस हल्का सा चटक मारती है किसी अपनी दूसरी चिड़िया को, और वो इतनी तेज़ी में होता है कि वो वेलोसिटी की वजह से ही मर जाती है या बेहोश हो जाती है, जिस पे भी वो हथियार करे। तो तुर्की ने जो ये गोक्तोगान नाम रखा है ना, ये यही सोचते हुए रखा है कि ये एक बड़ी लॉन्ग रेंज हाई स्पीड मिसाइल बनाएंगे जो अपने दुश्मन को एक चिड़िया की तरह ही, ऐसे पेरेग्रिन की तरह ही मार गिराएगा। चलिए अब मैं दोनों मिसाइल्स थोड़े और डिटेल्स में जाके समझाता हूँ कि ये क्यों बने हैं, किस लिए बने हैं, इनका क्या पर्पस है, इनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा जो छोटी मिसाइल है, यानी कि बोसदोहान से। बोसदोहान एक WVR मानी जाती है, यानी कि विद इन विजुअल रेंज। इसका ये मतलब होता है कि जब फाइटर पायलट एयरक्राफ्ट में बैठा है, उसे दुश्मन दिख रहा है, वो आपके आपके आस पास ही उड़ रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर से दूर नहीं है। और हवाई जहाज़ में क्या होता है कि दूर दूर तक आपको आराम से दिख जाता है। तो ये मिसाइल उसी उसी टाइप की लड़ाई के लिए है, जहाँ जो दुश्मन जहाज़ है वो आपकी नज़र में है। तो बोसदोहान जो है वो WVR है, यानी कि विद इन विजुअल रेंज मिसाइल है। ये डॉग फाइट के काम में अच्छी आती है, यानी कि जब दो जहाज एक दूसरे के आगे पीछे ऐसे लड़ रहे हों, दूर दूर ना हो, और एक दूसरे को गिराना चाह रहे हो, तो उसमें भी शॉर्ट रेंज की जो मिसाइल्स होती हैं उसमें बोसदोहान आएगी। और इसका जो सीकर है ना, यानी कि इस मिसाइल के आगे एक सीकर लगता है जो ढूंढता है कि आप दुश्मन कहाँ है, कौन से दुश्मन पे जाना है। तो इसका जो सीकर है वो इंफ्रारेड सीकर है, यानी कि गर्मी को पकड़ता है, यानी कि दूसरे दुश्मन जहाज के इंजन की जो गर्मी निकलेगी उसकी तरफ ये जाएगी मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज है 25 किलोमीटर। अब ये तुर्की बोल रहा है कि 25 किलोमीटर है, थोड़ी ऊपर भी हो सकती है, थोड़ी नीचे भी हो सकती है। ये फिगर हम एकदम मतलब पत्थर की लकीर लेके नहीं चल सकते। मिसाइल अभी टेस्टिंग फेज में ही है और थोड़ी ही मतलब थोड़े ही संख्या में ये कमीशन हुई है। इसका पहला जो किल था वो 2021 में हो गया था, ये मैं आपको पहले ही मैंने आपको बता दिया था। अब मैं बात करता हूँ दूसरी मिसाइल की, जो लंबी मिसाइल है जिसका नाम है गोकदोहान। जी, गोकदोहान एक BVR मिसाइल है, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज। यानी कि आपका जो दुश्मन है वो, उसको आप देख ही नहीं सकते, वो करीब 50, 60, 70 किलोमीटर दूर है, यानी कि जहाँ तक आपकी आंख देख नहीं सकती उसके भी आगे है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। तो इन मिसाइल्स में ना बड़ा रेयर होता है कि उसमें IR सीकर हो, यानी कि हीट पकड़ने का सीकर, क्योंकि वो इतनी देर तक वो ट्रैक कैसे करेगी। तो इस वाली लड़ाई में ऐसी जब दूर दूर की ऐसी कॉम्बैट होती है, उसमें जो मिसाइल्स होती है ना वो रेडार पकड़ती हैं दूसरे जहाज का, दुश्मन जहाज का। तो उसका जो सीकर होता है वो एक्टिव रेडार सीकर बोला जाता है, कि जब तक उस जहाज का रेडार एक्टिव है वो उसको पकड़ के उसी रेडार के पीछे चलती रहेगी। तो गोकदोहान एक ऐसी ही मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज इसका जो है रोल है। और इसके आप सीकर देखें ना तो तुर्की ने 3 अलग अलग टाइप के बना रखे हैं। एक है लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, यानी कि आपने ट्रिगर दबा दिया, मिसाइल चलने लगी, फिर आप अपने कॉकपिट से इस मिसाइल को गाइड कर रहे हैं कि भाई अब मैंने तेरे को निकाल तो दिया है लेकिन अब तेरे को जाना इधर है। तो वो होता है लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। आप मिसाइल फायर करके उसके बाद आप किसी दुश्मन जहाज पे अपने रेडार से लॉक डाल सकते हैं और इस मिसाइल को बोल सकते हैं कि भाई तेरे को उसी के पीछे जाना है। दूसरी चीज़ है कि इस मिसाइल में डेटा लिंक है, यानी कि ये एयरक्राफ्ट के साथ, जो एयरक्राफ्ट इसको लॉन्च कर रहे हैं उससे तो बात कर ही सकती है,
साथ में कोई और F-16 भी हो जो इस F-16 के साथ डेटा लिंक कर रखी हो, वो भी इस मिसाइल से बात कर सकता है। तो ये एक बेसिकली ट्रायंगल हो गया। एक एयरक्राफ्ट ने अपनी मिसाइल लॉन्च की, दूसरा एयरक्राफ्ट जो खुद डेटा लिंक पे बैठा है वो भी इस मिसाइल को बात करके बता सकता है कि अब कहाँ जाना है। तो ये भी तुर्की ने अपनी गोक्तोआन में डाली है। अच्छा, जब ऐसी इलेक्ट्रॉनिक लड़ाई हो रही होती है ना, रेडार से आप दूसरे दुश्मन को पकड़ रहे हो, उस पर टारगेट लगा के बैठे हैं, तो उसकी भी कोशिश होती है कि आपके रेडार सिग्नल्स को वो काउंटर करे। अब वो काउंटर कैसे करेगा? एक जैमिंग बोलते हैं इसको। जैम करने की कोशिश करते हैं कि वो कंफ्यूज करे आपको कि आपका रेडार किधर है। और उसमें क्या होता है, कभी कभार ऐसी जो मिसाइल्स होती हैं वो भी कंफ्यूज हो जाती हैं, उन्हें भी समझ नहीं आता। तो इसमें तुर्की ने गोक्तोहान में होम ऑन जैम का सिस्टम डाला है, यानी कि जो मिसाइल है वो आपके रेडार पकड़ने की जगह आपके जैमिंग सिग्नल्स पकड़े। तो अगर आप जैम करने की कोशिश कर रहे हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज के साथ खेलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, छेड़छानी कर रहे हैं, वो मिसाइल ये भी पकड़ लेगी और आपकी तरफ ही आने लगेगी। तो उसमें तुर्की ने देखिए उन्होंने इतनी रिसर्च करके ऐसे टाइप के सिस्टम्स गोक्तोहान में डाले हैं। और एक सीकर जो सबसे बेसिक सीकर होता है वो मैं लास्ट में कवर कर रहा हूँ, वो है सॉलिड स्टेट एक्टिव आरएफ। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, मिसाइल के अंदर एक चिप है, मिसाइल के अंदर खुद का एक सीकर है, छोटा सा रेडार जैसा होता है, वो लॉन्च करके वो खुद ही ढूंढ लेगी और खुद ही जाती रहेगी। ये सारी मिसाइल जो जितनी भी BVR होती हैं उनमें तो ये बेसिक होता ही है। तुर्की ने थोड़े एडवांस इसमें सीकर सिस्टम्स भी डालने की कोशिश की है ताकि उनकी मिसाइल की सक्सेस रेट बढ़ जाए। तो अब बात आती है कि यार तुर्की को ये सब करना क्यों पड़ा? अभी तक वो तो नेटो मेंबर है, वो तो मतलब उनकी तो पूरे वेस्ट के साथ सांठ-गांठ है। तो ऐसे क्यों दिन आ गए कि तुर्की को अपनी खुद की मिसाइल्स बनानी पड़ रही हैं, वो भी एयर टू एयर मिसाइल्स, जो वो उन्हीं जहाज से फायर कर रही हैं जो उनके सबसे बड़े नेटो पापा यानी कि अमेरिका ने उनको दिए हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि तुर्की को ना, तुर्की एक बहुत ही एक प्राउड नेशन है और उनको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत पसंद है। तुर्की एक सिविलाइजेशनल अपने आप को देश मानता है क्योंकि ऑटोमन से चलता आ रहा है और काफ़ी टाइम तक ये अपने आप को लीडर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड मानते हैं और बोलते भी आए हैं। तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उनको नेटो की वजह से यूरोपियन देशों पे और अमेरिका पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो तुर्की का काफ़ी समय से प्रयास रहा है कि वो अपनी खुद की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना ले, अपने खुद के डिफेंस स्टार्टअप्स को वर्ल्ड वाइड ले जाएं, और वो काफ़ी हद तक लेके भी गए हैं। तो इसीलिए उनको जब रियलाइज़ हुआ कि उनको एयर टू एयर मिसाइल्स में दिक्कत हो सकती है और उनके पास एयर टू एयर मिसाइल्स का पूरा कंट्रोल होना चाहिए, तो उन्होंने अपना ये गोक्तु प्रोग्राम लॉन्च किया। अभी इसके रीजंस भी हैं क्योंकि तुर्की के साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिसकी वजह से उनको सीख मिली कि यार हमको अपना खुद का प्रोग्राम तो बनाना चाहिए, हमको अपने खुद के हथियार तो बनाना चाहिए। और ये सबसे पहले इनको जो झटका पड़ा था ना, वो एक्चुअली इनके एक्शन से ही पड़ा था, और वो पड़ा था 1975 में, जब तुर्की घुस गया था सिप्रस में और उन्होंने नॉर्दर्न सिप्रस ले लिया पूरा, और उस पर भी आज भी बैठे हुए हैं कब्जा करके। तो तब अमेरिका ने ना एक आर्म्स एम्बार्गो लगाया था, यानी कि कोई भी हथियार, चाहे वो बुलेट हो, टैंक हो, रॉकेट हो, मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो, कुछ भी तुर्की को नहीं जाएगा। उससे हटने में तुर्की को काफ़ी साल लग गए। फिर आया 2018 और से लेके 2020 का फिर से यूएसए का कांग्रेशनल होल्ड, यानी कि यूएस की जो कांग्रेस थी उन्होंने तुर्की को F-16 के पार्ट्स, F-16 के बॉम्ब्स और मिसाइल्स बेचने से मना कर दिया, क्योंकि तुर्की ने एक डील करी थी रशिया से जहां उन्हें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स मिल गए थे। वही S-400 जो भारत के पास भी है, तुर्की ने भी लिए, लेकिन तुर्की को उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में उसके लिए पे करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका ने उनके फिर हाथ बांध दिए। हाथ क्या बांध दिए, मतलब सारे उनके जो मॉडर्नाइजेशंस थी, जितना भी उनको नया इक्विपमेंट आना था, सब बंद कर दिया। तो तुर्की तभी सीख गया कि यार अमेरिका के भरोसे नहीं चल सकते हम, क्योंकि ये इनका जब मन करता है ये नल बंद कर देते हैं और हमको फिर दुविधा हो जाती है।
और दूसरी चीज़ ये है कि तुर्की को ना एक एक तुर्की के अंदर बड़ा एम्बिशन है वेपन्स एक्सपोर्टर बनने का। तो उनको ये लगा कि यार अगर हम अपनी खुद की मिसाइल्स बना देंगे ना, हम इसको बहुत सारे देशों को बेच सकते हैं, क्योंकि F-16 आज की जब मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा उड़ाया जाने वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब इसमें बहुत सारे देश हैं यार, जॉर्डन है, इंडोनेशिया है, और अगर आप अफ्रीका में जाएं तो इजिप्ट के पास है। तो बहुत सारे देश हैं जिनकी हमेशा अमेरिका से ना बने। ऐसा हो सकता है कि अमेरिका उनको कभी आगे जाके F-16 के वेपन्स बेचना बंद कर दे। तो यार ये फिर तुर्की की तरफ देखेंगे, क्योंकि तुर्की ने एक तरीका ढूंढ लिया है अपने खुद के वेपन्स F-16 के साथ मेट करने में, और उनको सक्सेसफुली फायर करके दिखा दिया है। तो तुर्की आगे जाके ये सोच रहा है कि यार जो जो देश जिसके पास अमेरिकन एयरक्राफ्ट हों, उनको कभी भी वेपन्स की ज़रूरत पड़े तो हम खड़े हैं देने के लिए। इसमें पाकिस्तान भी है, और मैं पाकिस्तान की आगे एक और बात करूँगा। अच्छा, तो कौन से ये वेपन्स हैं जो तुर्की अभी तक अमेरिका से ले रहा था और उनको लगा कि नहीं यार हमको अपने खुद के बनाने ही पड़ेंगे, और ये F-16 की 2 स्पेसिफिक मिसाइल्स हैं। तो पहली वाली मैं जो बात करूँगा वो जो छोटी मिसाइल है उसको AIM-9X साइडवाइंडर बोलते हैं। वो अमेरिका बनाती है। वो एकदम दिखने में बोजदोहान जैसी ही है, सब कुछ सिमिलर है, उनकी हरकतें भी सिमिलर हैं। ये दोनों मिसाइल्स की गाइडेंस IR से होती है। मैंने आपको समझा दिया था इंफ्रारेड क्या होता है, ठीक है। दोनों की एडवांटेज ये है कि ये मतलब छोटी मिसाइल्स है ना, तो ये मनूवर बहुत ज़्यादा कर सकती हैं, मतलब एकदम से डायरेक्शन बदल सकती हैं, और इनकी जो रेंज है लड़ाई लड़ने की वो छोटी होती है। आप जैसे मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि साइड वाइंडर 10 मील तक जाती है और ये बोजदोहान 15 मील तक जाती है। मतलब 20-25 किलोमीटर की जो लड़ाई है उसमें ये दोनों मिसाइल्स काम आती हैं। दोनों की स्पीड भी एकदम सेम है। तो ये अभी तक जो एम साइड 9 वाइंडर थी ये यूज़ हो रही थी स्मॉल रेंज कॉम्बैट में, और तुर्की अपने F-16 में यही लगा रहा था। अब आते हैं दूसरी मिसाइल जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है। देखिए इसमें तुर्की को लेना पड़ता था अमेरिका से AIM-120 AMRAAM। AMRAAM मतलब एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, AMRAAM आपने सुना होगा। ये बहुत ही पॉपुलर मिसाइल है। तो आप इनका कंपैरिजन देख लीजिए, AMRAAM और गोक्दोहान। देखिए दोनों में एक्टिव रेडार सीकर है, और दोनों की जो गाइडेंस सिस्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, 2-वे डेटा लिंक, मतलब आपको मैंने डेटा लिंक जैसे समझाया। और इसमें AMRAAM की थोड़ी एडवांटेजेस हैं। देखिए ये मैंने जो ग्राफिक है ये मैंने ChatGPT से बनवाया, तो इसमें काफ़ी गलतियां हैं, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि AMRAAM की जो रेंज है वो करीब 100 से लेके 150 किलोमीटर तक की है। उसमें भी ना काफ़ी वर्जन्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, वर्जन A, B, C, D, C7, C8, तो उनकी रेंजेस अलग अलग हैं। तो 100 किलोमीटर से लेके 150 से 160 किलोमीटर तक की AMRAAM की रेंज है। गोक्दोहान जो तुर्की बना रहा है ना, वो अभी इस मामले में काफ़ी पीछे है। उसकी रेंज अभी तक सिर्फ 65 किलोमीटर ही हुई है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये 65 किलोमीटर तक ही जाए, शायद ये 50 किलोमीटर तक इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बेस्ट रहेगी, क्योंकि 65 एकदम लिमिट हो जाएगा वहाँ तक मिसाइल को पहुँचना। उसके लिए ना जब एयरक्राफ्ट लॉन्च करता है उसको उन सब पैरामीटर्स में भी उसका बहुत रोल रहता है। अगर वो एयरक्राफ्ट नीचे हो, फ्लाई नीचे कर रहा हो, ग्राउंड लेवल के पास हो, तो मिसाइल कम जाएगी। अगर एयरक्राफ्ट बहुत ऊपर उड़ रहा है तो जाहिर सी बात है ऊपर से आएगी मिसाइल तो ज़्यादा जाएगी। लेकिन आप जैसे मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि तुर्की को बेसिकली एक मिसाइल चाहिए थी जो उनकी जो अमेरिका की AMRAAM है उसकी डिपेंडेंस से हटा दे। तो इसीलिए तुर्की ने ये दोनों मिसाइल्स बनाई, यानी कि छोटी मिसाइल बोजदोहान और बड़ी मिसाइल गोक्दोहान। तो अभी लगेगी किस किस पे? अभी तक तो तुर्की ने इसको सिर्फ अपने F-16 पे लगाया है, लेकिन तुर्की कह रहा है कि वो जो अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं जिसका नाम उन्होंने रखा है कान,
कान का मतलब किंग ऑफ किंग्स। तो वो कह रहे हैं कि कान पे भी ये दोनों मिसाइल्स लग जाएंगी। अच्छा, फिर एक तुर्की छोटा जेट बना रहा है, जैसे भारत का LCA है, तुर्की बना रहा है TAI का हुरजेट। हुरजेट पे भी वो कह रहे हैं कि वो ये मिसाइल्स लगा देंगे। अभी सबसे इंटरेस्टिंग जो प्रेस रिलीज निकाला है तुर्की की ये गोक्तुक प्रोग्राम ने, उसमें बोला है कि ये दोनों मिसाइल्स JF-17 पे भी लग सकती हैं, और तुर्की ये काम कर रहा है कि ये JF-17 पे मेट कर दे इन मिसाइल्स को। तो अब JF-17 कौन कौन देश उड़ाता है? पाकिस्तान और अज़रबैजान। दोनों के ही तुर्की के साथ बहुत ख़ास रिश्ते हैं। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया था कि तुर्की कितना ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। जब टेंशन्स हाई थे ऑपरेशन सिंदूर से जस्ट पहले, तो तुर्की की एक वॉरशिप पाकिस्तान भी आई थी, और हमने ये भी देखा कि कितने तुर्की के ड्रोन्स पाकिस्तान उड़ा रहा था। तो अब ये होगा कि देखो, पाकिस्तान को अगर कभी अमेरिका ने तंग किया और अपनी एमरैम्स नहीं दी, अपनी साइड वाइंडर्स नहीं दी उनके F-16 के लिए, और उनको ऐसी मिसाइल्स चाहिए हो, तो वो तुर्की के पास बिल्कुल जाएगा। JF-17 इसलिए अलग है क्योंकि ये देखिए चाइना ने बना के दिया है पाकिस्तान को। इसमें चाइनीज़ हथियार लगते थे, यानी कि PL-10, PL-15, वही PL-15 जो भारत के खेतों में पड़ी मिली थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। तो पाकिस्तान ने देख लिया कि वो मिसाइल्स उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अपने JF-17 की वेपन्स इम्प्रूव करने के लिए ये अब तुर्की के साथ पार्टनरशिप करें, और ये दोनों मिसाइल्स यानी कि बोज़दोहान और गोक्तोहान पाकिस्तान तुर्की से ख़रीदने लगे, सिर्फ F-16 के लिए नहीं लेकिन JF-17 के लिए भी, क्योंकि उनका चाइनीज़ मिसाइल से भी भरोसा उठ चुका है, और उनको इतना तो पता है कि अमेरिका का जब मन होगा वो नल बंद कर देंगे। तो ये तुर्की जो मिसाइल्स बना रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ तुर्की की बात नहीं है, ये मिसाइल्स आगे जाके शायद भारत के खिलाफ यूज़ हो सकती हैं। तो इसलिए भारत को इन चीज़ों को ना ट्रैक करते रहना चाहिए। अच्छा, आप हम अगर देखें भारत का खुद का मिसाइल प्रोग्राम, तो तुर्की के मिसाइल प्रोग्राम से काफ़ी आगे है, काफ़ी बेटर भी है, और हमारे पास ज़्यादा एडवांस्ड मिसाइल्स भी हैं। मैं सबका नाम नहीं लूँगा, लेकिन एयर टू एयर में ही देख लें तो हमारी अस्त्र जो है, अस्त्र मार्क 1, वो ही इनकी मिसाइल से बेटर है। तो तुर्की काफ़ी पीछे है हमसे, लेकिन तुर्की का जो एविएशन प्रोग्राम है ना यार, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो अपना खुद का 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है कान, उसकी टेस्ट फ्लाइट्स कर रहे हैं। हमारा तो अभी एयरक्राफ्ट रेडी नहीं हुआ है। वो एक ऐसा UAV बना रहे हैं जिसका नाम है किजिल एल्मा। ये सुपरसोनिक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, और ये भी एयर टू एयर मिसाइल्स फायर कर पाएगा। उस लेवल पे भी हम नहीं पहुँचे हैं। इनफैक्ट तुर्की अब काफ़ी मशहूर हो गया है पूरी दुनिया में अपनी ड्रोन्स के लिए। उनकी TB2 बैरक्तार तो यूक्रेन ने काफ़ी यूज़ की, पाकिस्तान के पास भी हैं, और अफ्रीका में भी काफ़ी देशों के पास है। लेकिन उनकी एक और ड्रोन है अकिंजे, वो TB2 से थोड़ी बड़ी है, और वो भी ये एयर टू एयर मिसाइल्स फायर कर सकती है। इनफैक्ट उसने अकिंजे यूज़ करके तुर्की ने जो छोटी मिसाइल है बोज़दोहान, वो फायर करके भी दिखाई है। तो यार तुर्की अपना एविएशन जो उनकी एयर पावर और एविएशन इंडस्ट्री है ना, उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रहा है, उसमें काफ़ी काम कर रहा है, और बहुत जल्दी वो अपना मॉडर्नाइजेशन कर पा रहे हैं। तो भारत को अंत में जाके तुर्की से हमेशा 5 कदम आगे रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जो तुर्की बनाएगा ना, वो सब पाकिस्तान आएगा, और वो सब का सब भारत के अगेंस्ट यूज़ होगा। इसीलिए तुर्की ये मिसाइल प्रोग्राम्स के साथ क्या कर रहा है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, ये हम सबको जानना ज़रूरी है। अच्छा, आप ये बोलेंगे कि भारत का अपना तो मिसाइल प्रोग्राम अच्छा ही है, लेकिन हमारे पास रफ़ाल के साथ जो मीटियोर है वो तो सबसे बेस्ट है, वो तो ज़्यादा जाती है, 150 किलोमीटर से ऊपर जाती है। बिल्कुल, अभी तो यही है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि तुर्की भी अपनी एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जिसको वो बोल रहे हैं कि मीटियोर किलर होएगी। तुर्की ने इस मिसाइल का नाम रखा है गोखान। गोखान का मतलब उनकी भाषा में होता है रूलर ऑफ द स्काईज या स्काई रूलर। और तुर्की के लोग कह रहे हैं कि इसमें वो रैमजेट इंजन डालेंगे। जो रैमजेट होता है वो बेसिकली
एक एडवांस्ड इंजन होता है जिससे मिसाइल को ज़्यादा दूर जाने की शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, तो वो उसमें अभी डालेंगे और वो मिसाइल 150 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। तुर्की कह रहे हैं इस पर अभी काम चल रहा है और उन्होंने तो बोला है कि टाइमलाइन उनकी इसको लॉन्च करने की, इसको रिलीज़ करने की 2 से 3 साल है, क्योंकि अभी तक भी हमने जैसे देखा है तुर्की हर 3 साल में अपनी जो मिसाइल प्रोग्राम है उसमें एक और ईंट डाल देता है, जैसे वो अपनी एयर पावर मजबूत कर रहा है। तो हमको ये देखते रहना होगा कि तुर्की क्या क्या बना रहा है, कैसे कैसे हथियार बना रहा है, कैसे कैसे जेट्स बना रहा है, क्योंकि एंड में जाके ना ये सब कभी ना कभी तो पाकिस्तान आके पहुँचेंगे ही, और ये भारत को फिर अंत में जाके उनसे ही लड़ना होगा। और इसीलिए हमें बिल्कुल जानना ज़रूरी है कि तुर्की क्या बना रहा है और किस पे काम कर रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगले हफ्ते मुझे किस विषय पे बात करनी चाहिए। अगर आपको मेरा पिछला वीडियो जो मैंने J10 के ऊपर बनाया था कि कैसे इंडोनेशिया अब दूसरा कस्टमर हो गया है चाइना के जेट का, अगर आपको वो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप उसको देखिए। और उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिश्ते भारत के लिए होंगे, उसको भी प्लीज़ देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।